हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। उन्हीं कार्यों में व्यस्त होंगे जो आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जाते हैं। मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार द बर्टेक्स क्लासेस पर। पिछली क्लास में हमने इंग्लिश के कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और आज उसी क्रम में मैं फिर से हाजिर हूं एक और इंग्लिश की महत्वपूर्ण क्लास के साथ, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश की कुछ और महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। तो आइए शुरुआत करते हैं अपनी इस इंग्लिश की महत्वपूर्ण धमाकेदार क्लास का। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। एक सेंटेंस दिया गया है, इसके 4 पार्ट्स बताए गए हैं हमको। बेसिकली इसमें 3 ही पार्ट्स हैं। चौथा जो ऑप्शन है वो नो एरर का है। इसमें 3 पार्ट्स में या तो कोई एरर होगी, अगर एरर नहीं है तो हम लोग 4th ऑप्शन को टिक कर देंगे। तो सेंटेंस है, एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन। कह रहे हैं कि एवरी बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़का और लड़की, वर रेडी, तैयार थे, टू टेक पार्ट इन द डांस कॉम्पिटिशन। डांस कॉम्पिटिशन में टेक पार्ट मतलब भाग लेने के लिए। तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसमें कौन से पार्ट में एरर है। यहां से शुरू करते हैं। एवरी, एवरी क्या है पहले तो आप ये समझ लीजिए, एवरी कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एवरी जो होता है वो होता है एडजेक्टिव। टोटल एडजेक्टिव होते हैं 7 प्रकार के। एडजेक्टिव के टोटल 7 काइंड्स होते हैं। उनमें एक एडजेक्टिव होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। कौन सा होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के 7 पार्ट्स होते हैं, उनमें एक एडजेक्टिव का पार्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। उसके अंतर्गत आता है हमारा एवरी, ईच, आइदर और नाइदर। ये 4 होते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव के अंतर्गत एक रूल आता है, जब कभी भी एवरी, आइदर, नाइदर और ईच, इनका प्रयोग हम किसी सब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज इसके साथ किया जाता है। यहां पे लिखा है एवरी बॉय एंड गर्ल, तो एवरी का इस्तेमाल किया गया है और इसका इस्तेमाल कहां पे? सब्जेक्ट के रूप में किया गया है वाक्य के। तो इसके साथ क्या आना चाहिए था? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होना चाहिए था। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी हमारी सिंगुलर आएगी, क्योंकि एवरी के साथ हमेशा हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करते हैं। यहां पे लगा क्या था? वर का यूज किया गया था। क्या लगना चाहिए था? वॉज का इस्तेमाल करना चाहिए था, क्योंकि एवरी, ईच, नाइदर, आइदर, इन सब के साथ हम लोग सिंगुलर वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमेशा सिंगुलर ही रहेगी। तो यहां पे हमने वॉज का इस्तेमाल करना है। कौन से पार्ट में गलती हो जाएगी? सेकंड पार्ट में। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शंस थे, या तो फर्स्ट पार्ट में गलती होगी, या थर्ड में, या फोर्थ में, या सेकंड में। तो हमारा डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक ब्लैंक है, इसमें हमें आपको 4 ऑप्शंस में से देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन ठीक है। लिखा हुआ है इफ आई, फिर ब्लैंक है, लिखा है ए पायलट आई वुड हैव कनक्योर्ड द बर्ड। इफ आई ब्लैंक ए पायलट आई वुड हैव कनक्योर्ड द बर्ड। 4 ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन है वर, बी ऑप्शन है हमारा इज, सी ऑप्शन है बीकम और डी ऑप्शन है वाज। ये जो सेंटेंस दिया गया है वो एक बेयर इमेजिनेशन है। बेयर इमेजिनेशन, बेयर इमेजिनेशन क्या होता है? बेयर इमेजिनेशन नहीं होता है कोरी कल्पना। कोरी कल्पना का मतलब है ऐसी कल्पना जो जब आप कर रहे हैं वो कल्पना, तब आप वो नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला अगर मैं राजा होता, तो मैं अभी राजा तो हूं नहीं, है ना, कल्पना ही तो कर रहा हूं। मैं बोलता अगर मैं प्रधानमंत्री होता, तो मैं प्रधानमंत्री हूं तो नहीं, अभी केवल कल्पना कर रहा हूं। ऐसी कल्पनाओं को बोलते हैं हम लोग बेयर इमेजिनेशन। ठीक है, जब कभी भी बेयर इमेजिनेशन की जाती है तो हमेशा उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो प्लूरल आ जाती है। जैसे आई के साथ हम लोग सामान्यतः क्या लगाते हैं? वॉज या वर में से क्या लगाया जाता है? वॉज लगाया जाता है। लेकिन जब बेयर इमेजिनेशन होगी तो वैसी स्थिति में हम लोग आई के साथ वॉज का नहीं, वर का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए ये सेंटेंस बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि सामान्य तौर पर आई के साथ हम लोग वॉज लगाते हैं, लेकिन ये सेंटेंस में हम लोग वॉज का प्रयोग नहीं, वर का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बेयर इमेजिनेशन है, कोरी कल्पना। ठीक है, तो 4 ऑप्शन थे हमारे पास, वर, इज, बीकम और वॉज। तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? हमें ए का यूज करना चाहिए, मतलब ए पार्ट हमारा, ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा। वर का इस्तेमाल हम लोग यहां पे करेंगे। सेंटेंस बन जाएगा इफ आई वर अ पायलट आई वुड हैव कनक्योर्ड द बर्ड। एक सेंटेंस में आपको और लिख के बताता हूं।
जैसे एक सेंटेंस लिखूं मैं, इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अगर मैं एक पक्षी होता, यदि मैं एक पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। मैं पक्षी तो हूं नहीं, केवल बोल ही तो रहा हूं, बेयर इमेजिनेशन की जा रही है, इसीलिए हमने यहां पे आई के साथ वर का प्रयोग किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सिलेक्ट नो इंप्रूवमेंट एज योर आंसर। एक सेंटेंस दिया गया है और इसमें बताया गया है, ये जो अंडरलाइन कर दिया गया है इसको, इस अंडरलाइन की जगह पे जो सूटेबल चीज है वो क्या भरी जाएगी, इन चार ऑप्शंस में से बताना है आपको। ठीक है, सेंटेंस लिखा है दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग, दे विल बी एब्डिकेटेड द किंग। बोलना ये चाह रहे हैं वे राजा के पद को या वे राजा को त्याग देंगे, ये बोलना चाह रहे हैं। इसका एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, एब्डिकेट मीन्स क्या होता है, त्यागना। ठीक है, इन्होंने बोला कि वे राजा को त्याग देंगे। अब देखिए टेंस होते हैं तीन प्रकार के, कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस, उसके बाद एक होता है पास्ट टेंस, नेक्स्ट होता है हमारा फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट होता है फ्यूचर टेंस। तीन प्रकार के टेंस होते हैं, इन सब के चार चार पार्ट्स होते हैं। वैसे ही फ्यूचर के भी चार पार्ट होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, चार पार्ट होते हैं। ये वाला जो पार्ट है वो है फ्यूचर कंटिन्यूअस का, और फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हम लोग विल बी और सेल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है सेल बी या फिर विल बी, और सेल बी और विल बी के साथ हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म लेते हैं। यहां पे लिखा था विल बी एब्डिकेटेड, और एब्डिकेटेड तो थर्ड फॉर्म है, हमें यहां पे यूज करना था एब्डिकेटिंग का, तो हो जाएगा दे विल बी एब्डिकेटिंग द किंग। सही आंसर इनमें से देख लीजिए क्या होगा, विल हैव एब्डिकेशन, गलत हो जाएगा। विल एब्डिकेटेड नहीं हो पाएगा क्योंकि विल और सेल के साथ हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर है विल बी एब्डिकेटिंग, यही वाला सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा, बाकी गलती है तो नो इंप्रूवमेंट तो हो नहीं सकता, तो सही आंसर हो जाएगा दे विल बी एब्डिकेटिंग द किंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सेंटेंस हैज बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू बी फिल्ड विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। सेंटेंस लिखा है अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के साथ हमें ये इस ब्लैंक को भरना है, इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है हैज, दूसरा है लेट, तीसरा है हैव और चौथा है आपका वर। तो पढ़ते हैं हम लोग, अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट द स्कूल। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का मतलब क्या होगा? मेजॉरिटी मीन्स क्या होता है? अधिकांश। मेजॉरिटी मीन्स क्या होता है? अधिकांश, या फिर हम इसे बोलते हैं मेजॉरिटी मीन्स बहुमत भी होता है। बहुमत मतलब किसी भी क्लास में मान लो 10 स्टूडेंट हैं, सात ने एक किसी नेता या किसी व्यक्ति को चुनने में वोट कर दिया, तो उसको हम लोग बोलते हैं उसको बहुमत मिल गया। वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मतलब स्टूडेंट्स का एक अधिकांश भाग क्या हुआ? लेफ्ट द स्कूल। स्टूडेंट्स के एक अधिकांश भाग ने स्कूल को छोड़ दिया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का एक अधिकांश भाग, अधिकांश मतलब मान लो 10 स्टूडेंट्स थे, 6 या 7 स्टूडेंट्स ने स्कूल छोड़ दिया, तो मेजॉरिटी अधिकांश भाग था, इसीलिए हमने इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना है, यानी कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। हेल्पिंग वर्ब आपको दी गई है हैज, ये तो सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं, लेट का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, बाकी हैव और वर दो हैं, तो हम कौन सा लगाएंगे? वर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि वर के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म आनी चाहिए, वो तो है नहीं इसके साथ। यहाँ पे लेफ्ट लिखा हुआ है ना, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो हमारा सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अ मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज एन एरर इन इट, इफ देयर इज नो एरर चूज नो एरर। लिखा है नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन, नो एरर। चार पार्ट है, वही क्वेश्चन है, ये चार पार्ट दिए हैं। अगर आपको 3 पार्ट में कोई गलती लग रही है तो ठीक है, अगर गलती नहीं है तो आपका 4th वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। देखिए पढ़ते हैं हम लोग इसको, नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन। पहले तो आप दो चीजें समझ लीजिए, फिर आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। पहली चीज क्या है? पहली है पर्सनल प्रोनाउन। एक रूल होता है पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक है। नया नेक्स्ट एक पेज ही ले लेता हूं,
इस पे हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन टोटल होते हैं 10 प्रकार के, उनमें से एक प्रकार होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत 3 पर्सन्स आते हैं। 3 पर्सन्स मतलब एक होता है फर्स्ट पर्सन, और एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है आपका थर्ड पर्सन। ठीक है, 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है? फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। फर्स्ट पर्सन मतलब कौन? जो बात करते हैं। जैसे मान लो 2 लोग हैं आपस में बात कर रहे हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया आई, और उसके बाद या तो मैं बोलूंगा या फिर कुछ लोगों का ग्रुप बोलेगा तो हम, तो ये 2 पर्सन हो गए, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में आता है यू। यू मतलब जो लोग सुन रहे होते हैं, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं तो कोई और सुन रहा है तो वो सेकंड पर्सन हो गया। जैसे मैं बोल रहा हूं और क्लास में बच्चे सुन रहे हैं तो वो सेकंड पर्सन हो गए, तो यू हो गया आपका सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, दे और किसी का नाम। ठीक है, ये सब आते हैं थर्ड पर्सन में। तो प्रोनाउन का एक रूल होता है कि जब कभी भी हम इन तीनों पर्सन्स को किसी बाकी के सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मान लो ये तीनों पर्सन्स हैं और साथ में दे दिए गए, मान लो वी आ गया, कॉमा लगा के आ गया, ही आ गया और यू दे दिया। ठीक है, जब कभी भी हम इनका सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो जो रूल है वो होता है 2-3-1 का। 2-3-1 मतलब सबसे पहले हम लोग सेकंड पर्सन का यूज करेंगे, उसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन का यूज पर करेंगे, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट पर्सन का यूज करेंगे। ये रूल होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। एक तो बात ये हो गई, प्रोनाउन का रूल आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज हम लोगों ने एक चीज और याद रखनी है कंजक्शन के बारे में। कंजक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा, टोटल कंजक्शन जो होता है, एक कंजक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूटिव कंजक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव कंजक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कंजक्शन होते हैं ईच, एवरी, आइदर, ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। जब कभी भी इनके साथ हम लोग ईच, एवरी नहीं, आइदर, नाइदर और नॉर, ये ईच नहीं है ना, ईच और एवरी नहीं होता है। इसके स्थान पे हम लोग करते हैं ईच, आइदर, नाइदर हो गया, और ये हो गया नॉर। जब कभी भी हम लोग इनके साथ कोई भी प्रोनाउन का यूज कर लें, जैसे हमने यूज किया आइदर, यू और योर फादर। जब कभी भी हमने ये यूज किया आइदर यू और योर फादर, या तो आप या आपके पिताजी, और इसका इस्तेमाल हम लोग बाकी के सब्जेक्ट के रूप में कर लें, तो ऐसी स्थिति में हम लोग हमेशा जो यहां पे आने वाली हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा जो पास वाला है, जैसे मान लो यहां पे हमें यूज करना है आइदर यू और योर फादर, तो हमें यहां पे हेल्पिंग वर्ब अगर लगानी है तो योर फादर के अनुसार लगाएंगे। योर फादर यहां पे क्या है? सिंगुलर है। योर फादर सिंगुलर है, तो यहां पे हमें सिंगुलर वर्ब का ही इस्तेमाल करना है। सिंगुलर वर्ब का मतलब है, अगर हम यहाँ पे इज एम आर में से लगाएं तो इज लगा देंगे, वॉज वर्ब में से लगाएं तो हम वॉज लगा देंगे, हैज हैव में से लगाएं तो हम हैज लगा देंगे। ठीक है, तो 2 रूल मैंने आपको बताए। मैंने कहा कि पर्सनल प्रोनाउन होता है, उसमें 3 पर्सन्स आते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अगर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन का इस्तेमाल हम लोग एक साथ कर लेते हैं तो हमेशा याद रखें 2-3-1 का रूल होता है। 2-3-1 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन। उसके बाद अगर आइदर, नाइदर और नॉर, इनके माध्यम से इन पर्सन्स को आपस में जोड़ दिया जाता है, या मतलब इनका यूज करके एक सब्जेक्ट बनाया जाता है, तो हमेशा हम वर्ब जो है वो पास वाले के अनुसार लगाते हैं। जैसे हमें वर्ब लगाना था इज, वॉज या हैज में से, तो पास में था योर फादर, इनके अनुसार हमने इज, वॉज या हैज का प्रयोग करेंगे। अगर ये सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, अगर ये प्लूरल होगा तो फिर प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, नाइदर यू नॉर आई आर गोइंग टू द फंक्शन। अब देखिए यहां पे नाइदर यू का इस्तेमाल किया गया। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है। आई का इस्तेमाल किया गया है। आई कौन सा पर्सन है? आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है।
तो ये क्रम सही है ना, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन क्रम क्या होता है 2, 3 और 1, तो पहले सेकंड पर्सन आया है फिर फर्स्ट पर्सन आया, थर्ड तो है नहीं तो उसका इस्तेमाल ही में नहीं करना अभी, ठीक है। तो नाइदर यू नॉर आई, अब नाइदर यू नॉर आई के साथ हमने जोड़ रखा है इसको, तो पास में कौन है आई, आई के अनुसार हमें यहां पे वर्ब का निर्धारण करना है, क्या लगा हुआ है आर, आर नहीं लगाना है, आई के अनुसार क्या लगता है इज एम आर में से एम लगता है, तो आर की जगह हम लोग एम का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो पूरा सही सेंटेंस हो जाएगा नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू द फंक्शन, ठीक है। तो कौन से पार्ट में, सेकंड वाले पार्ट में गलती है, सेकंड वाले पार्ट में गलती है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन, लिखा है आरब जंप्ड एंड फिर ब्लैंक द बॉल। एंड, एंड कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एंड है कंजक्शन, एंड है कंजक्शन। और याद रखना जब कभी भी एंड कंजक्शन से दो वर्ड्स को आपस में जोड़ा जाता है तो वो हमेशा एक ही फॉर्म में होने चाहिए। एक ही फॉर्म का मतलब है ये लिखा है यहां पे जंप्ड, जंप्ड कौन सी फॉर्म में है वीक्यू, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद भी जो वर्ड आएगा या वर्ब आएगी वो भी हमेशा थर्ड फॉर्म में ही होगा। तो इसमें देख लीजिए कौन सा थर्ड फॉर्म है, कॉट, कैच, कैचेस और कैचिंग, ये तो नहीं है, कैचेस भी नहीं है, कैच तो फर्स्ट फॉर्म है, बाकी फर्स्ट ऑप्शन ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सेंटेंस सही हो जाएगा आरब जंप्ड एंड कॉट द बॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. लिखा है $5, फिर ब्लैंक दिया है a high price to pay. कहना ये चाह रहे हैं कि $5 मतलब जो $5 होते हैं वो एक हाई प्राइस है पे करने के लिए, है ना, बहुत ज्यादा है किसी को पे करने के लिए। अब यहाँ पे मुझे वर्ब का निर्धारण करना है, हम यहाँ पे कौन सी वर्ब लगाएंगे। पहला ऑप्शन है वॉज, दूसरा है वर, तीसरा है इज और चौथा है आर। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक चैप्टर आप लोग पढ़ेंगे जब आप ग्रामर पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है कि जब हम किसी कोई निश्चित दूरी हो या निश्चित मात्रा हो या फिर कोई निश्चित राशि हो, जब इनका प्रयोग हम लोग किसी एक यूनिट के रूप में करते हैं तो हमेशा उसके साथ हम लोग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे या सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे $5 लिखा है, वैसे तो $5 कहने के लिए $5 हैं, ज़्यादा होने चाहिए, इसके हिसाब से यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन ये इकट्ठी राशि है, यूनिट के रूप में काम कर रहे हैं, और जब कभी भी ये यूनिट के रूप में काम करते हैं तो हमेशा हम इनके साथ सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका यहाँ पे ए ऑप्शन दिया है वॉज, फिर दिया है वर, फिर दिया है इज, फिर दिया है आर, तो इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा इस वाक्य के भावानुसार इज, ठीक है। $5 इज अ हाई प्राइस टू पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। A sentence has been given with a blank to be filled with an appropriate word. Choose the correct alternative. लिखा है the list of products lying on the table. The list of products, इसके अनुसार हमें वर्ब का इस्तेमाल करना है। The list of product, the list क्या है, यहाँ पे हमने नाउन का इस्तेमाल किया, उसके बाद ऑफ लगाया, उसके बाद फिर से नाउन का इस्तेमाल किया। याद रखें जब कभी भी नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, यानी कि किसी नाउन और प्रीपोजिशन को मिलाकर जब किसी फ्रेज का निर्माण किया जाता है तो हम उसके साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब है उसका निर्धारण पहले आने वाले नाउन के अनुसार करते हैं, बाद में आने वाले नाउन के अनुसार नहीं। जैसे लिखा है द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, वैसे यहाँ पे प्रोडक्ट्स के अनुसार आप प्लूरल वर्ब का लगा देनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब कभी भी नाउन, प्रीपोजिशन और नाउन को मिलाकर हम वर्ब का निर्धारण करेंगे तो पहले नाउन के अनुसार ही हम हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो पहला नाउन क्या है, द लिस्ट, द लिस्ट के अनुसार हमें यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, तो हैव, इज, आर, वर, वैसे सिंगुलर कौन सा है, इज, तो क्वेश्चन सही हो जाएगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स इज लाइंग ऑन द टेबल। प्रोडक्ट्स के अनुसार हमें आर, वर या हैव का यूज नहीं करना है, याद रखना द लिस्ट के अनुसार हम लोग इज का यूज करेंगे। अगर इसका हिंदी में भी अर्थ देखें तो हो जाएगा द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स की लिस्ट, लिस्ट तो एक ही है ना, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं लेकिन उसमें लिखे हुए हैं लिस्ट में एक ही लिस्ट है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे इज का प्रयोग कर लिया। द प्रोडक्ट्स ऑफ लिस्ट इज लाइंग ऑन द टेबल, प्रोडक्ट्स की लिस्ट जो है वो टेबल पर पड़ी हुई है, लाइंग मतलब पड़े होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है
Select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no improvement as your answer. लिखा है me and my friends are going for shopping. Me and my friends. अभी मैंने जो आपको रूल डिस्कस किया उसी के अनुसार ये दिए गए हैं. Me and my friends. मैंने आपको बताया जब कभी भी पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट सेकंड थर्ड का यूज किया जाता है तो सबसे पहले हम लोग 2 3 1 का यूज करते हैं. सबसे पहले आएगा सेकंड पर्सन, उसके बाद आएगा आपका थर्ड पर्सन और उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट पर्सन. ये होता है रूल. अब देख लीजिए इसमें मी कौन सा पर्सन है? मी है आई का ऑब्जेक्टिव केस, तो ये फर्स्ट पर्सन हो गया. माई फ्रेंड्स हो गया थर्ड पर्सन. ये कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. अब देखिए इसमें लिखा हुआ है मी एंड माई फ्रेंड्स. गलत है, क्योंकि सबसे पहले क्या आना चाहिए? थर्ड पर्सन. फिर कौन सा आना चाहिए? फिर आना चाहिए आपका फर्स्ट पर्सन. तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया जाना था. क्या लिखा जाना चाहिए था? माई फ्रेंड्स एंड. यहां पे लिखा है मी का यूज नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम यहां पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं और मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई. तो माई फ्रेंड्स एंड आई आर गोइंग फॉर शॉपिंग. तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक है. पहला ऑप्शन है माई फ्रेंड्स एंड आई, यही ठीक लग रहा है, तो ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा. बाकी तो गलत है. माई फ्रेंड्स एंड मी गलत दिया, यहाँ पे मी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है. बाकी ये आई एंड माई फ्रेंड्स ये तो हो ही नहीं सकता, नो इंप्रूवमेंट तो है नहीं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. चूज द वर्ड दैट कैन सब्सटीट्यूट द गिवन सेंटेंस. वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर. वह व्यक्ति जो आर्ट यानी कि कला और साहित्य, लिटरेचर मतलब साहित्य, कला और साहित्य का केयर नहीं करता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है. ठीक है, ये लाइन दी गई है, इसमें से आपको बताना है इन 4 ऑप्शंस में से इसका मतलब क्या है. देख लेते हैं एक एक करके चारों का मतलब. मिशेंथ्रोप मीन्स होता है मानव द्वेषी. मानव द्वेषी मतलब जो मानव से घृणा करता है, मानव जाति से घृणा करता है, उसको हम लोग कहते हैं मिशेंथ्रोप. नेक्स्ट वर्ड है क्यूरेटर. क्यूरेटर मीन्स होता है रक्षक. ये जो रक्षक होता है वो स्पेशली संग्रहालय का रक्षक होता है, किसी म्यूजियम का रक्षक होता है ना, क्यूरेटर मीन्स. बाकी स्नोब मीन्स होता है घमंडी. स्नोब मीन्स क्या होता है? घमंडी. नेक्स्ट वर्ड है फिलिस्टीन. फिलिस्टीन मीन्स होता है अशिक्षित. अब अशिक्षित व्यक्ति ही तो आर्ट एंड लिटरेचर से घृणा करेगा, तो इसको बोलते हैं वन हु डज नॉट केयर फॉर आर्ट एंड लिटरेचर. तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन. ठीक है, तो यहां तक थे हमारे ये क्वेश्चंस. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो किसी एग्जाम में आए हुए थे, वहीं से मैं लाया हूं. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जो भी रूल बताए गए हैं उनको आप समझते रहिए और बने रहिए हमारे साथ. कैसी लगी आपको क्लास मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा. कोई भी सुधार की गुंजाइश है तो वो भी मुझे बताइएगा. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये और भी लोगों के पास पहुँच सके. बहुत बहुत धन्यवाद.